गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? ऑल गुड। चलो बच्चों, आज हम अपना इंडियन पेनल कोड की नेक्स्ट क्लास हम करते हैं। और तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कर लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों, अभी तक जितना हमने टॉपिक किया है वो भी एक मैटर रखता था, और अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक की बात करेगा। आपको भी यहाँ से ऐसा फील होगा कि भाई क्या क्या क्राइम होता है, उस केस में क्या क्या पेनल्टी होंगी, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों, इसमें आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट्स फॉर द पनिशमेंट। हमने ये तो पढ़ लिया क्राइम क्या होता है, क्राइम की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, कि इंटेंशन होनी चाहिए, कमीशन होना चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए, वट जितनी चीजें हमने वहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं जो पनिशमेंट, कि हमारी कंट्री में, इंडिया में अगर कोई क्राइम करता है तो उसको कैसे क्या क्या पनिशमेंट दे सकती है गवर्नमेंट। तो नॉर्मल बच्चों आपने सुना होगा, या तो फांसी दी जाती है, या उम्र कैद, वर्ड सुना आपने, उम्र कैद दी जाती है, या नॉर्मल इंप्रिजमेंट दी जाती है, या फाइन लगा दिया जाता है। तो बच्चों इसी तरीके की सारी पनिशमेंट आपको बताई जाएगी। तो आज की क्लास बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कि हम कोई क्रिमिनल केसेस को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस केस में क्या क्या पेनल्टी होगी, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों, टॉपिक का नाम आपको सामने दिख ही रहा है, दैट्स कॉल्ड द पनिशमेंट। कि पनिशमेंट कैसे क्या क्या दी जाएगी। तो चलो आप बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट्स कॉल्ड द पनिशमेंट। तो यहाँ बच्चों जो मैं पनिशमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल वे से आप ये मान के चलो कि मैं हर तरह की पनिशमेंट की बात करूंगा। और ये ऐसे जरूरी नहीं है कि छोटे से केस के लिए भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। मतलब डिपेंड करेगा कि कौन सी पनिशमेंट आपको मिलेगी। ऑब्वियस है, जितना ज्यादा बड़ा क्राइम होगा उसके हिसाब से बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, छोटा क्राइम होगा तो छोटी पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी तरह की बच्चों हमें हमारे इंडिया में किस किस तरह की पनिशमेंट यहाँ पर रखी गई है उसकी इसकी रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। तो बच्चों सबसे बड़ी जो हमारे इंडिया में पनिशमेंट रखी गई है दैट्स कॉल्ड डेथ। इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो डेथ से ऊपर तो बच्चों कुछ भी नहीं होगा। तो फर्स्ट वन बच्चों यहाँ पे रखा गया डेथ कॉल्ड डेथ। दूसरा बच्चों यहाँ पे रखा गया कि डेथ के बाद, कि भाई अगर मान लो डेथ नहीं देते हैं तो उसको लाइफ इंप्रिजमेंट दी जाती है, जिसको हम हिंदी में वर्ड बोलते हैं बच्चों दैट्स कॉल्ड उम्र कैद। आज ये सारी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि डेथ क्या होता है, लाइफ इंप्रिजमेंट क्या होती है। या फिर बच्चों यहाँ पे तीसरा, नॉर्मल इंप्रिजमेंट दी जाती है। नॉर्मल इंप्रिजमेंट दी जाएगी। तो ये तो बातें होगी बच्चों इंप्रिजमेंट की। या तो डेथ दे देंगे, मतलब डेथ को जिसको हम वर्ड बोलते हैं जो फांसी, या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट दी जाती है, या फिर नॉर्मल इंप्रिजमेंट दी जाएगी। बच्चों नॉर्मल भी क्या क्या आएगा बात करेंगे अभी। एंड फोर्थ वन बच्चों यहाँ पे आता है कि इंप्रिजमेंट से अलग, मान लो आप कोई प्रॉपर्टी इलीगल तरीके से अगर आप लेते हो, ठीक है, तो कोर्ट क्या करता है बच्चों, आपकी उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेता है, कब्जे में ले लेता है, कि भी वो भी एक तरह से पेनल्टी की तरह काम करेगा। तो वहां पे फोर्थ वन बच्चों यहाँ पे किस तरह की पनिशमेंट दी जाती है, आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर दिया जाता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को बच्चों फॉरफिट यहां पर कर दिया गया। एंड लास्ट में बच्चों, ये तो आपने हर जगह सुना होगा कि फॉरफिट के साथ साथ फाइन भी लगाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं टोटल 5 टाइप्स की पनिशमेंट की बात करूंगा। मतलब जितनी हमारी इंडिया पनिशमेंट दी जाती है मैंने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। या तो डेथ दी जाती है, या लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है बच्चों, या फिर सिंपल इम्प्रिजमेंट की बात करेंगे, फॉर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द फाइन। ठीक है जी यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों अगर डेथ की बात करें, क्या कोर्ट ऐसे ही हर किसी को डेथ प्रोवाइड कर देगा? क्या लगता है आपको? आंसर इज नो। तो उस केस में हर किसी को डेथ प्रोवाइड नहीं की जाती। तो मतलब डेथ बच्चों यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि सबसे बिल्कुल जब कोई स्टेप बचेगा नहीं ना, तो यहाँ पे लगता है कि हाँ भाई अब तो पर्सन को डेथ देनी ही पड़ेगी, इट्स कंपल्सरी। तो बच्चों सबसे आप इसको कह सकते हो हार्सेस्ट, या फिर इसको बोल सकते हो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। मतलब जहां पर कोर्ट डेथ की सजा सुनाता है कि इसको फांसी दी जाएगी, तो बच्चों उसको हार्सेस्ट केस यहां पर कहा गया है। जिसमें बच्चों सिंपल थिंग अगर से बात करता हूं, तो जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक पर्सन को जुडिशियल किलिंग दी जाती है, लॉ के अकॉर्डिंग उसको मारा जाता है। जुडिशियल किलिंग। अब जुडिशियल किलिंग कैसे होती है आपको पता है बच्चों, फांसी का फंदा जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पे उसको लटकाया जाता है, कब तक? जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। हैंग टिल डेथ। ठीक है जी यहाँ पे। तो जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, या फिर आप ऐसा कह सकते हो बच्चों यहाँ पे कि इसके अंदर डेथ में हम क्या करते हैं, जो एक्यूज होता है उसकी लाइफ लेते हैं, टेकिंग द लाइफ ऑफ एक्यूज, उसको मार देते हैं।
टेकिंग द लाइफ ऑफ एक्यूज, उसको मार दिया जाता है। तो बच्चों ये सब यहाँ पे डेथ में होता है, जिसको मैंने क्या बोला बच्चों यहाँ पे, इट इज द रेयरेस्ट, इट इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। क्योंकि ऐसे ही कोर्ट बच्चों किसी को ऐसे डेथ नहीं देता है, बहुत सोच समझ कर कि देना है नहीं देना है, क्या उसने वाकई ऐसा किया था नहीं किया था, उसके बाद ये सजा दी जाती है, तो डेथ में होता है बच्चों यहाँ पे। तो इसलिए क्या बोला गया, ये सबसे रेयर केस है कि जहां पर कोर्ट डेथ देता है वहां पे बच्चों। ठीक है, और बच्चों ये ना आपका एक से साथ साथ एक एक्ट और आएगा यहाँ पर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वहां पे बताया जाएगा कि डेथ देने की पावर किस कोर्ट के पास है, क्या ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही है, क्या ये इससे बड़ी कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल वैसे हर चीज बच्चों वहां पे बताई जाएगी। अभी तो सिंपल वैसे पढ़ रहे हैं कि एक डेथ है जो कोर्ट सुना सकता है बस। ठीक है, तो बच्चों जैसे अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लेता हूँ कि भी ऐसे कौन कौन से केस इसमें आ सकते हैं, तो दैट्स कॉल्ड बच्चों फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर कोई पर्सन मर्डर करता है तो उसको फांसी की सजा दी जा सकती है। ठीक है, या फिर कोई पर्सन बच्चों डकैती करता है, डकैती पढ़ा था ना वर्ड बच्चों आपने, डकैती, लेकिन खाली डकैती नहीं करता बच्चों, डकैती के साथ साथ वो मर्डर भी करता है। तो मतलब इस तरह के बच्चों नॉर्मल वैसे जैसे मर्डर हो गया है, इस तरह की जो ली गई है यहाँ पर, इसको यहाँ पे कहाँ पे कवर किया गया बच्चों, यहाँ पे दैट्स कॉल्ड डेथ में कवर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मर्डर करता है या डकैती करता है तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे बच्चों, नोट्स में लिखा हुआ है, मैं सारे पॉइंट नहीं लिखूंगा। तो नॉर्मल वैसे बच्चों यहाँ पर डेथ के रिगार्डिंग हमने बात कर ली कि डेथ के केस में क्या होगा, कि सबसे टफ वाली जो कह सकते हो इम्प्रिजमेंट है वो यही है, क्लियर, जिसमें एक पर्सन की जान ले ली जाती है। सेकेंड आता है बच्चों दैट्स कॉल्ड द लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट तो सिंपल थिंग, इसमें आप कह सकते हैं कि उस पर्सन को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मतलब इसमें बच्चों उसको जबरदस्ती नहीं मारा जाता, उसको कहा जाता है तुम जियो, क्लियर, लेकिन कहां पर, जेल के अंदर। और जेल के अंदर आप कब तक रहोगे, लास्ट ब्रीथ, अपनी आखिरी सांस तक कहा लोगे, जेल के अंदर आपकी जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट यहाँ पे हम बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको डेथ में और लाइफ में डिफरेंस क्या हुआ? डेथ के केस में उसकी लाइफ से पहले, मतलब जो उसकी उम्र जितनी भी होगी उससे पहले उसको मार दिया जाता है। लाइफ इम्प्रिजमेंट ऐसा नहीं करते, उसको ऑब्वियस है, ठीक है जी, तो उसको काम मतलब टिल ब्रीथ ऑफ द लाइफ तब तक किया जाता है। तो बच्चों इसमें आप कह सकते हो कि इसमें जो इम्प्रिजमेंट दी जाती है, इसमें जो इम्प्रिजमेंट दी जाएगी वो कब तक दी जाएगी, टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ कन्विक्ट। कन्विक्ट कह सकते हो, एक्यूज पर्सन कह सकते हो, कैदी वर्ड वही होता है बच्चों, इसको किसी भी नाम से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसको बच्चों लाइफ इम्प्रिजन में हम बिल्कुल लास्ट तक सजा देते हैं, पूरी सजा मिलेगी उसको। और बच्चों जब इम्प्रिजमेंट की बात होती है, कि नॉर्मल अब इम्प्रिजमेंट की बात करते हैं, मतलब ये कौन सी इम्प्रिजमेंट बच्चों यहाँ पे, अदर देन लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ तो हटा दिया हमने, ठीक है जी यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर ना इसने दो तरह की इम्प्रिजमेंट की यहाँ पे बात की है। अगर हम इम्प्रिजमेंट की बात करते हैं बच्चों, टू टाइप्स की इम्प्रिजमेंट की यहाँ पे बात की जाएगी। एक इम्प्रिजमेंट होती है बच्चों दैट्स कॉल्ड द सिंपल इम्प्रिजमेंट। सिंपल इम्प्रिजमेंट, तो सिंपल बच्चों जो नॉर्मल वे से आप कह सकते हो कि किसी पर्सन को जेल में डाल दिया, उससे उसकी फैमिली आके मिल रही है, बस उसी को सिंपल बोल दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो मतलब सिंपल मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, कि उसको बस जेल में रखा जा रहा है, कोई काम नहीं करवाया जा रहा, उससे बस उसको जेल में रहेगा वो। ठीक है, और उसके वकील फैमिली उससे आके मिल सकती है, उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट यहाँ पे कहा जाता है। लेकिन जो दूसरी होती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड द रेग्रेस, ये थोड़ी हार्ड वाली इम्प्रिजमेंट होती है, मतलब उसको फॉर लाइफ तो नहीं रखा जा रहा है, लेकिन रेग्रेस इम्प्रिजमेंट वहां पे दी जा रही है। रेग्रेस, रेग्रेस का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों यहाँ पे कि नॉर्मल ना वो कैदी होते हैं, कुछ कैदियों से ना काम करवाया जाता है, जेल के अंदर ना उनसे काम करवाया जाता है, कि वो वहाँ पे पत्थर तोड़ते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं या उनसे खाना बनवाते हैं, मतलब उनसे कोई ना कोई काम करवाते रहते हैं, तो उसको रेग्रेस इम्प्रिजमेंट कहेंगे, मतलब जो हार्ड लेबर की तरह काम करते हैं, हार्ड लेबर, जब तक जेल में हैं वो हार्ड लेबर की तरह काम करेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों एक एक सजा और उनको दी जाती है, कोई भी बाहर का पर्सन उनसे मिल नहीं सकता। कितनी सख्त वाली ये इम्प्रिजमेंट होती है, मतलब चाहे वो कितनी भी हो, लेकिन एक हार्ड वाला काम काम करेगा, कि ये किसी से मिल नहीं सकते बच्चों, नो मीटिंग विद द आउटसाइडर्स, वो आउटसाइडर से मिल नहीं सकते। इट्स अ रेग्रेस इम्प्रिजमेंट। तो मतलब डिपेंड करेगा ना कि आपने ऑफेंस कैसा किया है। ठीक है, ऑफेंस जितना छोटा होगा तो सिंपल इम्प्रिजमेंट मिल जाएगी,
ज़्यादा बड़ा होगा तो रेग्रेस इम्प्रेजमेंट मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रेजमेंट मिलेगा, और बहुत बड़ा किया होगा तो डेथ मिल सकती है। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों ये इसके अकॉर्डिंग याद रखना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपकी कवर की जा रही है। तो दैट्स अ पॉइंट। तो डेथ के केस में, लाइफ इम्प्रेजमेंट केस में इम्प्रेजमेंट दो तरह की हमने बात कर ली है, सिंपल और द रेग्रेस। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आपको पता ही है बच्चों यहाँ पे इसमें क्या होगा, जो प्रॉपर्टी आपके पास है उसको कब्जे में ले लिया जाएगा, उसको रिटेन कर लिया जाएगा, किसकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से। और जो प्रॉपर्टी आपकी थी और वो ले ली गई है, उसके बदले आपको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया जाएगा, फ्री में। कोर्ट ने कहा कि आपकी वजह से तो इलीगल तरीके से आई थी ना, तो इस प्रॉपर्टी पर हम अपना कब्जा कर लेंगे और उसके बदले आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। उसको फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी कहेंगे यहाँ पे। तो इसमें आप कह सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जा रहा है, फॉरफिट द प्रॉपर्टी विदाउट कॉम्पनसेशन। कोई कॉम्पनसेशन, कोई अमाउंट उनको पे नहीं किया जाएगा पर्सन को, और उसका अमाउंट को फॉरफिट कर लिया जाएगा। यहाँ पे ठीक है, तो दैट्स कॉल कि भी फॉरफिट कैसे किया जाएगा। एंड जो लास्ट वन बचता है बच्चों यहाँ पे, दैट्स द फाइन। सबको पता है फाइन में क्या होता है, कि वहां पे उनसे कहा जाता है कि आपको एक मनी पे करनी पड़ेगी, एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। और नॉर्मल आपने देखा होगा बच्चों यहाँ पे कि बहुत सारे एक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे फाइन देने से काम चल जाता है, तो दैट्स कॉल। तो बच्चों फाइन में आप सिंपल कह सकते हो मॉनेटरी पेनल्टी की यहाँ पे बात करते हैं, मनी की फॉर्म में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। और अगर मॉनेटरी फॉर्म में आपने पेनल्टी पे नहीं की, जो भी कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन लगा दिया, अगर आपने फाइन पे नहीं किया, तो जितना फाइन आपने पे नहीं किया है उसके नाम का आपको जेल में रहना पड़ेगा फिर। इसका मतलब कह सकते हो कि अगर फाइन आप पे नहीं करते हो तो वो आपको उसके बदले में जेल में डाल सकते हैं। अगर आपको साथ साथ जेल भी हुई है प्लस फाइन भी लगा है, तो आपकी जेल में जितनी टर्म्स थी ना वो बढ़ जाएगी। मान लो आपको 6 महीने के लिए जेल हुई थी, फाइन आपने पे किया नहीं, तो वो 6 महीने के बाद एडिशनल आपको जेल में रहना पड़ेगा, ये याद रखना। ये मैं सोचना सर ऑलरेडी जेल है, फाइन हम पे नहीं कर रहे हैं तो बच जाएंगे, जी नहीं, उतना ही एडिशनल बढ़ जाएगा। और अगर आपको जेल नहीं हुई थी, सिर्फ फाइन लगा था, तो फिर आपको जेल में वो डाल देंगे अगर आपने फाइन पे नहीं किया है तो बच्चों यहाँ पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या क्या पनिशमेंट वहां पर दी जाती है। तो पनिशमेंट क्या क्या होती है, नंबर 1 डेथ, नंबर 2 लाइफ इंप्रिजमेंट, नंबर 3 इंप्रिजमेंट, नंबर 4 फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड नंबर 5 दैट द फाइन। है जो यहाँ पर बच्चों पे किया जाएगा। तो बच्चों दिस इज योर टॉपिक कि जिसमें टाइप्स ऑफ पनिशमेंट के बारे में आपको बताया गया है। और बच्चों जितने टॉपिक को करा रहा हूँ ना, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है कि इसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है यहाँ पे, तो चलो बच्चों यहाँ पे तो पढ़ते हैं इसमें। नंबर 1 डेथ, कि डेथ क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे डेथ के बारे में क्या बताया गया कि डेथ सेंटेंस इज द हार्शेस्ट ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द इंडियन पेनल कोड, जिसमें एक जुडिशियल किलिंग ली जाती है। तो जुडिशियल किलिंग मैंने को मीनिंग क्या बताया, हैंग, तो उसको लटकाया जाता है टिल डेथ, दिस इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल किलिंग। एंड टेकिंग द लाइफ ऑफ द एक्यूज्ड एज द फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट उसको दिया जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मर्डर के केस में, डकैती के केस में, वेजिंग वॉर आप करते हो, ठीक है, एबेटिंग द म्यूटिनी एक्चुअली कमिटेड, ये बच्चों एक थोड़ा सा होता है कि जो जहाँ पे आप लड़ाई को बढ़ावा देते हो ना, जो आप दंगे फसाद इन चीजों में ज्यादा बढ़ावा देते हैं, उन चीजों की रिगार्डिंग बात करता है। ठीक है, फॉल्स एविडेंस आपने दिया जिसकी वजह से किसी इनोसेंट पर्सन को डेथ देनी पड़ी, आपने कोई कोर्ट में गलत एविडेंस दिया था जिसकी वजह से कोई इनोसेंट पर्सन को फांसी देनी पड़ गई, तो अल्टीमेटली आपने उसको भी एक तरह से ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि जैसे ही आपने खुद उसका मर्डर किया है, और उस केस में भी आपको वहां पे डेथ की वहां पे सजा सुनाई जा सकती है। या फिर बच्चों वहां पे सुसाइड बाय ए माइनर और इनसेंट पर्सन। अबेटमेंट होता है बच्चों यहाँ पे, अबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, कि उसको उकसाया जा रहा है कि भाई आप सुसाइड करो, तो वो भी एक तरह से आप तो मर्डर ही कर रहे हो ना। ठीक है यहाँ पे, या फिर बच्चों यहाँ पे अटेम्प्टेड मर्डर बाय ए लाइफ कन्विक्ट, जो जेल में है, जिसको लाइफ इम्प्रिजन मिली हुई है, और वो जेल में रह सोच रहा है कि मुझे पूरी लाइफ तो जेल में रहना ही है, क्यों ना चलो मैं मर्डर भी कर देता हूँ, तो क्या ऐसे को जेल में रखेंगे क्या? इससे अच्छा तो भाई भगवान के पास ही पहुंचा देते हैं, उसको डेथ दे देते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई है कि भाई डेथ के केस में क्या क्या होगा। सेकंड में यहाँ पे दैट्स कॉल्ड द लाइफ इंप्रिजमेंट के केस में क्या होगा, इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ मींस द रेग्रेस। देखो यहाँ पे आगे रेग्रेस आ गया, मतलब यहाँ पे आपसे क्या करवाया जाएगा, हार्ड लेबर। लाइफ इंप्रिजमेंट केस में भी हार्ड लेबर होती है, एंड दैट इज द टिल, वो कब तक रहेगा, लास्ट ब्रेथ ऑफ द कन्विक्ट, लास्ट ब्रेथ तक वो रहेगा वहां पे। एंड फोर्थ में जो पे दैट्स कॉल्ड इंप्रिजमेंट में दो चीज ली गई, रेग्रेस इंप्रिजमेंट एंड सिंपल इंप्रिजमेंट।
ठीक है। एंड फोर्थ में यहाँ पे फॉरफीचर, फॉरफीचर क्या होता है कि जहां पे एक प्रॉपर्टी डीवेस्ट कर दी जाती है, मतलब आपसे प्रॉपर्टी ले ली जाती है, छीन ली जाती है विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। या तो आपने कोई डिफॉल्ट किया है या कोई ऐसा काम किया जो लॉ के अकॉर्डिंग गलत था। फॉरबिडन क्या होता है? गलत होना, प्रोहिबिटेड, जो आपने गलत काम वहां पे किया है। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या दिया गया? दैट्स द फाइन। फाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मॉनेटरी, मॉनेटरी फॉर्म में अगर पेनल्टी देखो लिखा गया ना सबसे, मनी, 5 वे पेनल्टी। और बच्चों ये इंडिविजुअली लगाई जाएगी, नॉट कलेक्टिवली। सो अगर वो पे नहीं करता, डज नॉट पे द फाइन, तो बच्चों ही वुड सफर द इम्प्रिजमेंट फॉर द फर्दर पीरियड। एक्स्ट्रा इम्प्रिजमेंट उसके ऊपर लगेगी लगेगी, ये याद रखना, अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा ये छोटा सा टॉपिक कि भाई इसमें पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है। तो हमने क्या क्या बच्चों? डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, इम्प्रिजमेंट, और फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड फाइन, जो हमने बच्चों यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। डन? ठीक है जी। अब बच्चों यहाँ से अब हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? देखो मैंने कहा था ना, जितने आज हम टॉपिक करेंगे ना, तो उसका पहले वाले टॉपिक से कोई लिंक नहीं है। यहाँ आज आप क्राइम के बारे में सीखोगे, क्राइम क्या क्या चीजें कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है, और उस केस में क्या क्या सजा दी जाती है। तो आपको बच्चों पूरा एक्ट तो नहीं करवाया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरा एक्ट तो नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि पूरा एक्ट तो जनरली लॉयर को कराया जाता है। हमें बेसिक चीजें बताई जाएंगी जो हमारी लाइफ में यूज होती हैं। ठीक है, और मैं बच्चों जितने भी टॉपिक आपको कराऊंगा, एक एक एग्जाम्पल लेके आपको कराऊंगा, जिससे कि आपको ऑटोमेटिक चीजें यहाँ पे समझ में आती रहेंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर चीजें आपको लर्न करनी है, रटनी नहीं है आपको। ठीक है, तो टॉपिक आपको समझना है कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के साथ हम उसको वहां पर समझेंगे साथ साथ में। ठीक है जी यहाँ पे। और बच्चों ये जो टॉपिक मैं आप करवाने वाला हूँ, पहले ही इंस्टीट्यूट इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता था, पहले वाले टॉपिक पे ज्यादा फोकस रहता था, बट अब इन पे भी ज्यादा फोकस रहता है। तो इसलिए कोई चीज छोड़ के मत जाना, सारी चीज आपको अच्छे से करके जानी है। ठीक है जी यहाँ पे। तो चलो आप बच्चों यहाँ पे, तो अब बच्चों यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या बता रखा है कि जो, चलो ठीक है जी पनिशमेंट तो बता दी, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ऑफेंस क्या क्या होते हैं, किस किस ऑफेंस में क्या क्या पेनल्टी मिलेगी। तो मैंने कहा ना बच्चों सारे तो नहीं बताए जाएंगे, आपको 6 से 7 पॉइंट बच्चों यहाँ पे बताए गए हैं कि जहां पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसे कुछ ऑफेंस करोगे तो क्या क्या ट्रीटमेंट वहां पर होगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इस चैप्टर में लास्ट तक आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो बच्चों यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, दैट्स कॉल्ड द टाइप ऑफ ऑफेंसेस, कि क्या क्या ऑफेंस आप करते हो और उस केस में हम कैसे कैसे ट्रीट करेंगे उसको, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मतलब ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसका इलाज करेंगे, इलाज का मतलब पेनल्टी लगाएंगे, पनिशमेंट देंगे उसको। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया जाएगा आपको कि उस केस में कैसे उसको फॉलो किया जाएगा, टाइप ऑफ द ऑफेंसेस एंड द ट्रीटमेंट। तो बच्चों इसमें वन बाय वन आपके टॉपिक आएंगे। फर्स्ट वन टॉपिक यहाँ पे आएगा, दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल। क्रिमिनल अभी सिर्फ नाम लिख रहा हूं, आगे डिटेल में आएगा कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों ये एक मैंने इसको एक अलग से पार्ट में डिवाइड कर दिया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको बच्चों डिफाइन किया गया आपका 2 सेक्शन इसके अंदर आपके आएंगे। सेक्शन 120 ए हम कवर करेंगे एंड सेक्शन नंबर 120 बी हम कवर करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे। तो 2 सेक्शन बच्चों आपको यहाँ पे बताए गए हैं, 120 ए एंड 120 बी, 120 बी। ठीक है जी। सेकंड वन जहाँ पे हम जो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे और क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेकंड जहाँ पे आएगा कि अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती छीन लिया, जबरदस्ती छीन लिया है और उसको आप अपने लिए यूज कर रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा। तो जो यहाँ पे बताया गया, दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मिस एप्रोप्रिएशन वही होता है बच्चों यहाँ पे कि अपने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को छीन लेना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक बच्चों टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके लिए बच्चों यहाँ पे हम सिर्फ 2 सेक्शन यहाँ पे करेंगे। सेक्शन नंबर एक तो 403 आपका आएगा एंड सेक्शन नंबर 404 आपका यहाँ पर आएगा। सेक्शन याद करना बच्चों कंपलसरी नहीं है, बस इससे क्या होगा कि जब आप कंसेप्ट करोगे तो आपको ये याद रहेगा कि हाँ ये वाला सेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है यहाँ पे। तो दैट्स को यहाँ पे तो 403 एंड 404 आपको यहाँ पे करना है। तीसरा टॉपिक बच्चों यहाँ पे जो करेंगे हम यहाँ पे कि अगर कोई, आपने किसी पे ट्रस्ट किया और उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये भी बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसके रिगार्डिंग बच्चों जो हम यहाँ पे सेक्शन करेंगे, सेक्शन नंबर 405 से लेकर 409 में आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो कुछ सेक्शन सीक्वेंस में चल रहे हैं। जैसे बच्चों 120 बी के बाद डायरेक्ट 403 आ रहा, तो मतलब बीच वाले आपको करने नहीं है।
ठीक है जी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। फोर्थ वन बच्चों यहाँ पे आपका आएगा दैट्स कॉल्ड कि अगर कोई चीट करता है दैट्स कॉल्ड चीटिंग। और बच्चों इसके मीनिंग प्रॉपर वैसे बताए गए यहाँ पे विद एग्जांपल कि चीटिंग क्या होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉन्स्पिरेसीज क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो बच्चों नेक्स्ट वन यहाँ पे आ रहा है दैट्स कॉल्ड चीटिंग। तो जिसमें हम सेक्शन नंबर 415 से लेकर 420 तक हम बच्चों फॉलो करेंगे। ये सारे टॉपिक बच्चों पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमें करने हैं, जिससे हमें फिर आइडिया लग जाएगा कि और वन बाय वन इसको करते हुए चलेंगे। जैसे ही बच्चों टॉपिक आपके होंगे फिर समझ जाना, फिर तो एक दो टॉपिक और रहेंगे, देन हमारा इंडियन पेनल कोड वाला चैप्टर फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। फिफ्थ में बच्चों यहाँ पे करेंगे डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट ऑफेंसेस कि अगर कोई फ्रॉड करते हैं तो उस केस में क्या क्या वहाँ पे होगा उसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पे बताया जाएगा। डिसऑनेस्ट और द फ्रॉडुलेंट ऑफेंसेस। और बच्चों इसमें जो सेक्शन हम करेंगे 421 से लेकर 424 सेक्शन में यहाँ पे आपको कंप्लीट करवाऊंगा। 421 से 424 सेक्शन तक बच्चों यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। सिक्स बच्चों यहाँ पे आपका आएगा दैट्स कॉल्ड द फोर्जरी कि अगर आप कोई जाली सिग्नेचर करते हो कैसे करते हो तो उसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पे बात की गई है। तो इसमें से दो सेक्शन बच्चों यहाँ पे हम करेंगे, 463 करेंगे एंड सेक्शन नंबर 465 करेंगे बच्चों यहाँ पर। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों यहाँ पे आएगा दैट्स कॉल्ड डिफेमेशन। ये वर्ड आपने सुना भी होगा बच्चों टोर्ट में, मान हानि। तो बच्चों ये वाला टॉपिक यहाँ भी आता है, टोर्ट में भी आता है, तो दोनों जगह पे आता है, तो यहाँ भी इसको पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 499 यहाँ पे कवर किया गया है बच्चों पे। ठीक है जी। तो बच्चों ये आपके जो सिलेबस में दे रखा है ना, सारे पॉइंट नहीं दिए, मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें सिर्फ आपके 7 टॉपिक आपको यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, जिसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है, बहुत डिटेल में आएगी। ये मैं सोचना सिर्फ नाम लिख दिया है तो बस फटाफट 10 मिनट में हो जाएगा जी, नहीं। ठीक है। तो अच्छे से बच्चों एक एक चीज पढ़नी है, और एग्जाम में आपका यहाँ पर डायरेक्ट टॉपिक भी आ सकता है, या फिर जो मैं आप एग्जाम्पल लूंगा वही एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। ठीक है। और जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उस नोट्स में ये सारे टॉपिक के साथ मैंने एग्जाम्पल भी साथ साथ आपको कवर किया है। ठीक है जी। यहाँ पे तो चलो जी लेट्स स्टार्ट कि इसमें क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है और आगे क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो वन बाय वन बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे अब हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हम कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। तो यहाँ पे कॉपी पे हेडिंग लिखेंगे दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। अजीब सा नाम लग रहा है लेकिन बच्चों बहुत इजी टॉपिक है, और ये अपने लाइफ में देखे भी होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो जिसमें मैं दो सेक्शन आपके कवर करूंगा, सेक्शन नंबर 120A एंड 120B। तो बच्चों देखो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, आपने नॉर्मल एक मूवी में देखा होगा कि दो दोस्त होते हैं, वो बेचारे दुनिया के सताए हुए होते हैं, कहीं जाते हैं उनको जॉब नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनकी फैमिली भी उनको ताना देती है तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है। पुलिस वाले भी उनके मतलब कोई साथ नहीं देते, कोई अगर उनको मार के जाता है तो भी कहते हैं यार पुलिस वाले साथ नहीं देते। तो आखिर वो सोचता है कि नहीं, जब भाई जब ऐसा ही होना है तो ना मैं क्राइम की तरफ बढ़ूं। तो वो मिलके क्या करते हैं, वो सोचते हैं चलो कुछ ना कुछ इलीगल काम करेंगे हम, पैसा भी आएगा। पुलिस पहले भी हमारी नहीं सुनती थी, अब भी नहीं सुनेगी, कोई बात नहीं देखा जाएगा। तो मतलब उन दोनों ने मिलके किस दुनिया में कदम रखा, क्राइम में। क्लियर। तो मतलब मिलके रखा है ना बच्चों यहाँ पे कि मिलके कोई एक इलीगल काम उन्होंने किया, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी। कॉन्सिक्वेंसी होता है मिलकर क्राइम करना। ठीक है। और क्राइम बच्चों मिलके करना, ये में नहीं कहेंगे कि हो चुका है तो कॉन्सिक्वेंसी होगा, या तो काम हो चुका है या वो मिलके करने वाले थे। समझ रहे हो। तो दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे आपकी कॉन्सिक्वेंसी में आएगी कि भी दो लोग मिलके एक इलीगल काम करने वाले थे। दिस इज कॉल्ड द क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर सेक्शन नंबर जो 120A है आपका, इसमें इन्होंने क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग दिया हुआ है। तो मीनिंग बहुत ध्यान सुना बच्चों, यहाँ पे एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आप एग्जाम में वही मीनिंग आप यूज करोगे जो यहाँ पे बताया गया है। दैट्स मीन तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया कि when two और more persons, मतलब दो या फिर उससे ज्यादा पर्सन मिलके क्या करते थे यहाँ पे, एग्री टू डू। अभी हुआ नहीं है, सिर्फ एग्री हुए थे। या तो देखा गया ना यहाँ पे, ये वो सिर्फ एग्री हुए थे करने के लिए, या फिर हो चुका था, और फोर्स टू बी डन।
लैंग्वेज बच्चों बहुत ध्यान से देखनी है आपको कि दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर या तो करने की सोच रहे थे, एग्री टू डू, या कर चुके हैं, सपोज टू बी डन। ठीक है, और वो क्या कर चुके हैं बच्चों? यहाँ पे दो चीजें, या तो वो, अब फर्स्ट में तो बच्चों मैंने आपको बता दिया, या तो वो कोई इलीगल एक्ट करते हैं, एन इलीगल एक्ट, इलीगल एक्ट वो करते हैं, या फिर बच्चों वो कोई ऐसा काम करते हैं जो इलीगल नहीं है। वर्ड मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ले रहा हूं यहाँ पे, जो काम इलीगल नहीं है, मतलब क्या होगा फिर? वो लीगल होगा। लीगल काम कर रहे हैं बट इलीगल तरीके से कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल लूंगा इसके ऊपर में, एक्ट एक्ट विच इज नॉट इलीगल, वो इलीगल नहीं है, बट बाय इलीगल मीन, इलीगल मीन। तो बच्चों इसका मतलब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है साफ साफ कि वे एक इलीगल काम कर रहे हैं, चाहे किसी की डेथ कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, वो सब तो इलीगल एक्ट में आ गया। लेकिन जो दूसरा काम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि वो इलीगल नहीं है, मतलब है तो वो लीगल काम बट गलत तरीके से किया गया है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, कोई उन्होंने प्रोजेक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कोई गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट पास करवा लिया, यस लीगल है, प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट लिया तो किसी ऑफिसर को रिश्वत दे के लिया गया, गलत तरीके से ले लिया ना यहाँ पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? वो भी इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में आपको आएगा। मतलब है तो वो काम लीगल, बट किस तरीके से किया गया? वो इलीगल तरीके से किया गया, वो काम जो प्रोजेक्ट लिया गया है वो इलीगल तरीके से लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर उसको भी यहाँ पे कवर करेंगे, तो दैट्स कॉल्ड, तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई। तो बच्चों क्या मीनिंग दिया गया? व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कोज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन। ठीक है यहाँ पे, तो ये बच्चों यहाँ पर एक मीनिंग यहाँ पे दिया गया कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है। अभी बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने पढ़ लिया, पनिशमेंट भी तो मिलेगी अब उसको। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं जी यहाँ पे उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी। अगर कोई क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस करता है तो पनिशमेंट क्या होगी? तो बच्चों जो पनिशमेंट बताई गई है ना, वो सेक्शन नंबर 120B में आपकी बताई गई है। मतलब देख लो दोनों सेक्शन कैसे कवर किए गए। 120A में मीनिंग बता दिया गया क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, और 120B में पनिशमेंट बताई जा रही है कि उस केस में पनिशमेंट क्या क्या दी जाएंगी। ठीक है, और बच्चों अगर मैं पनिशमेंट की बात करता हूं तो उन्होंने यहाँ पे पनिशमेंट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब या तो आइदर ए केस होगा या फिर बी केस होगा, और वो डिपेंड करेगा कि उन्होंने इलीगल काम कौन सा किया है, किस तरह का इलीगल काम किया है, मर्डर किया है, डकैती की है, या नॉर्मल कोई चोरी की है, क्या किया है, उन्होंने किस तरह का काम किया, उसके अकॉर्डिंगली इंप्रिजमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये डिपेंड करेगा कि जो पार्टी है, पार्टी टू द क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी, जो मिलके काम कर रही थी, उन्होंने किस तरह का ऑफेंस किया है, उन्होंने किस तरह का ऑफेंस यहां पर किया। अब बच्चे यहाँ पे हो सकता है कि उन्होंने कोई ऑफेंस ऐसा किया हो तो पनिशेबल विद आइदर डेथ होता हो, या फिर पनिशेबल इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ होता हो, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर वो ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर हार्ड वाली, कह सकते हो, पेनल्टी मिलेगी, रेग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, और वो भी कितनी इम्प्रिजमेंट मिलेगी? 2 years और मोर। मतलब उन्होंने बच्चों ऑफेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि उन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है। एक ऐसा ऑफेंस किया कि जहां पर जो पेनल्टी मिलती है ना, वो पेनल्टी कौन सी मिलती है? या तो डेथ की पेनल्टी मिलती है उस केस में जो लॉ में साफ साफ लिख दिया गया, या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की मिलती है, या फिर कोई ऐसी पेनल्टी जहां पे 2 साल या उससे ज्यादा की पेनल्टी मिलती है, इम्प्रिजमेंट। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों इसको अलग हम फॉलो करेंगे। एंड इसके अलावा जो बाकी रह गए, बाकी कौन से रह गए कह सकते हैं? अदर देन डेथ, अदर देन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, एंड अदर देन, या इसको कोई ऐसे बोल सकते हो जहां पे 2 साल से कम की इम्प्रिजमेंट है। तो ऐसे अदर ऑफेंसेस को हमने बच्चों यहाँ पे ले लिया है। ठीक है यहाँ पे, तो बच्चों उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस उन्होंने किया कि जहां पे डेथ हो सक मतलब डेथ की पनिशमेंट ज्यादातर मिलती है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मिलती है, रेगुलर इम्प्रिजमेंट मिलती है, और बच्चों ऐसे केस में अगर वहां पे उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि कॉन्सिक्वेंसेस के केस में क्या होगा,
ठीक है, तो मतलब इन्होंने इस केस में ये नहीं बताया कि स्पेसिफिक पेनल्टी क्या होगी, कौन सी पेरेसी केस में। नो स्पेसिफिक पेनल्टी प्रोवाइड इन केस ऑफ कॉन्सिपरेसीज, मतलब अलग से बताया ही नहीं गया कि यहाँ पर उस पर क्या पेनल्टी वहां पे लगेगी। तो उन्होंने कहा फिर भाई तो नॉर्मल हम जैसे किसी को करने के बाद पेनल्टी देते हैं ना, वही वाली सेम पेनल्टी लगा देंगे। मतलब मान लो सिर्फ दो लोगों ने मिलके प्लान किया था, कॉन्सिपरेसीज तो हो गई, बट उसकी स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताई। उन्होंने प्लान किया था कि हम किसी का मर्डर करेंगे, बट अभी किया नहीं था, कॉन्सिपरेसीज तो कर दी, बट उस केस में पेनल्टी नहीं बताएगी फॉर एग्जाम्पल। तो फिर कौन सी पेनल्टी लगा देंगे, जो डेथ के केस में पेनल्टी मिलती है ना, वही वाली पेनल्टी उनके ऊपर लगा देंगे। तो दैट्स मीन ये दो चीज होगी बच्चों यहाँ पे। अगर उसकी कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताई गई, एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं की गई, तो जो पेनल्टी लग सकती है सेम पेनल्टी डेथ के केस में या इम्प्रिजन फॉर लाइफ में, वही पेनल्टी वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगी। सेम पेनल्टी अप्लाई, दिस इज द पॉइंट। लेकिन यहाँ पे तो बच्चों ये जो फर्स्ट वन लिया गया सिर्फ किसके लिए लिया गया है कि जहां पर आपने बहुत बड़ा ऑफेंस किया है तो। और बड़ा ऑफेंस कौन सा लिया गया मैंने आपको बता दिया, तो तीन तरह के ऑफेंस लिए गए हैं, डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड द रेग्रेस इम्प्रिजमेंट 2 years और मोर, उसके बच्चे यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, बाकी के केस में बच्चों यहाँ पे तो नॉर्मल यहाँ पे 120B में बता दिया गया कि जी बाकी केस में तो क्या होगा, जेल दे दो उसको, इम्प्रिजमेंट दे दो। कितनी इम्प्रिजमेंट दे सकते हो बच्चों, मैक्सिमम 6 months की, लॉ में साफ साफ लिख दिया गया 6 महीने की जेल दे देंगे, या फिर फाइन लगा दो। फाइन कितना लगाएंगे, कोर्ट विल डिसाइड, कोई फाइन नहीं बताएगा कि मिनिमम कितना होगा मैक्सिमम कितना होगा, बस फाइन लगा देंगे। और बहुत, और बहुत, ये पेनल्टी बच्चों उसके ऊपर लगा देंगे, दैट्स कॉल्ड द इम्प्रिजमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे तो या तो बच्चों उसके ऊपर जेल, देखो वर्ड क्या लिया गया, मुझे बताओ 120B में जो बताया गया है, क्या अदर ऑफेंस के केस में क्या जेल कंपलसरी है क्या, आंसर इज नो। यहाँ क्या लिखा है, या तो जेल देंगे या फाइन लगा देंगे या दोनों लगा देंगे। तो इसका मतलब ये कोर्ट विल डिसाइड कि उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, बट यहाँ पे जेल कंपलसरी नहीं है। और मैं कैसे पता चला, अगर यहाँ लिखा होता ना इम्प्रिजमेंट विद फाइन होगा, विद फाइन लगेगा लगेगा, फिर हम कहते हैं कि हाँ भी जेल तो जाना पड़ेगा आपको, बट यहाँ पे हो सकता है फाइन से भी काम चल जाए। ठीक है, बट ये डिपेंड करेगा कि आपने ऑफेंस कौन सा किया है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हम करेंगे कि कौन कौन सा आपने यहाँ पे किया है। ठीक है जी, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये सेक्शन नंबर 120A एंड 120B दोनों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 120A में आपको कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग बताया गया था, 120B में आपको यहाँ पर पनिशमेंट बताई गई है कि उस केस में क्या क्या पनिशमेंट दी जाएगी। बच्चों यहाँ पे ठीक है, आगे को रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मीनिंग क्या किया कि व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू या और कोज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, या फिर एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट बाय इलीगल मीन्स, इलीगल तरीके से उसको किया गया है बच्चों पे। ठीक है, पेनल्टी बता दी गई कि ऑफेंस किस तरह का था, उसके बाद इसको फॉलो हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, चलो आप बच्चों इसको एक बार नोट्स में पढ़ते हैं, नोट्स में कैसे लिखा गया है क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस के केस में जो दिया गया है। तो देखो यहाँ पे 120A आपको बता दिया गया, दैट्स कॉल्ड द डेफिनेशन दी गई है ऑफ द क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस, एंड सेकंड उन्हें जो बताया गया दैट्स कॉल्ड द पनिशमेंट, पनिशमेंट बताई गई है। तो देख रहे हो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ इसका एक चार्ट कि भाई कुछ लोग मिलके सोच रहे भी हाँ आज हम पिटाई करेंगे। ठीक है जी, तो आप बच्चों यहाँ पे तो पढ़ते हैं यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस का मीनिंग 120A में जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो बहुत इजी दिया गया, सारे मैंने को पॉइंट बता दिए। तो लैंग्वेज पढ़ो बच्चों यहाँ पे, व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री टू डू और कोज टू बी डन, या तो वो एग्री करते हैं कोज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, या फिर एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट बाय इलीगल, इलीगल नहीं है बट इलीगल तरीके से उसको करते हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, नंबर 1 एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों पार्टी के बीच में। किसका एग्रीमेंट होना चाहिए, या तो वो डूइंग का होना चाहिए, कोजिंग टू बी डन का होना चाहिए। चार चीज डन होनी चाहिए, या तो इलीगल एक्ट डन होना चाहिए, या फिर एक्ट विच इज नॉट इलीगल इटसेल्फ बट इज डन बाय द इलीगल मीन। ठीक है, और एक चीज और याद रखना बच्चों यहाँ पे, डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द क्राइम एंड एग्रीमेंट। अगर वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा ही नहीं तो फिर कैसे प्रूव करोगे वहां पे कि क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस है। तो जो वो एग्रीमेंट होना चाहिए तो डायरेक्टली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सोचेंगे देखेंगे
और कोई एग्रीमेंट नहीं और कह रही हाँ इसने कहा था सोचेंगे तो ये भी आएगा, जी नहीं। तो एग्रीमेंट के साथ उसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए तभी वो लिया जाएगा। तो आप लिखा देगा बच्चों में देयर मस्ट बी द डायरेक्ट और द सर्कमस्टेंस एविडेंस कि देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्संस टू कमिट एन ऑफेंस, कि ऑफेंस करने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा था। ठीक है जी यहाँ पे। एंड बच्चों 120 में क्या बताया गया, दैट्स कॉल्ड पनिशमेंट बता दी गई। तो सिंपल बच्चों यहाँ पे पनिशमेंट क्या बताई गई है आपको, whoever is the party to the criminal conspiracies to commit an offense punishable with the death, imprisonment for the life or the rigorous imprisonment for the terms of 2 years or upwards। तो बच्चों याद रखना है फर्स्ट में जब आप लोगे तो 3 चीजों को मैंने लिया है यहाँ पे, कौन कौन से, डेथ, imprisonment for life और the rigorous imprisonment 2 years or more। तो where no express provisions, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं बताया गया था तो, ठीक है जी यहाँ पे। तो दैट्स कॉल्ड, फिर बच्चों पनिशमेंट कैसे जाएगा, उसी मैनर में किया जाएगा जैसा कि उनको कर चुके हैं, जैसे अबेटेड वो काम वो कर चुके हैं, इस तरीके से उनको फॉलो किया जाएगा। मतलब अल्टीमेटली मान के चलेंगे उन्होंने काम कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग उनको जो पनिशमेंट करने में मिलती वही सेम यहाँ पे मिलेगी। एंड दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया, अदर देन, जो ऊपर बात की गई है उसको छोड़कर, एफोर्सेट। तो बच्चों फिर क्या फिर इंप्लीमेंट होगी, तो बता दिया गया मैक्सिमम 6 महीने की होगा। मैक्सिमम कैसे पता चला, देखो साफ लिखा गया नॉट एक्सीडिंग। मिनिमम कितना होगा, लो इज साइलेंट, हमें नहीं पता, हो सकता है सिर्फ एक दिन के लिए डाल दें, बट ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए जेल में डाला जाएगा और विद फाइन और विद बॉथ। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो हमारे बच्चों जो ऑफेंस था, फर्स्ट ऑफेंस हमने कंप्लीट कर दिया। क्रिमिनल कॉन्सिप्रेसिस क्या होता है बच्चों, और लाइव मतलब कह सकते हैं एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक कई बार पूछा भी जा सकता है। ठीक है यहाँ पे, तो आपको फॉलो करना है बच्चों यहाँ पे। आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या लिखा था, दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन उससे पहले बच्चों जल्दी से आप एक बार नोट करो इसको फास्ट। बच्चों चलो जी आगे करते हैं बच्चों टॉपिक हमारा। तो हमारा फर्स्ट ऑफेंस जो था उसको टिक मार्क कर देते हैं। तो बच्चों फर्स्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया, दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल कॉन्सिप्रेसिस। अब सेकंड करें बच्चों पे, दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब बच्चों मेन मेहनत आपकी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होता है, आओ बच्चों इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। तो दैट्स कॉल्ड द क्रिमिनल, और बच्चों इसमें हम कुछ 2-3 एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें हम किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो वर्ड लिया गया ना, मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल वर्ड आपको पता है, प्रॉपर्टी वर्ड आपको पता है, बट यहाँ पे एक वर्ड लिया गया दैट्स कॉल्ड मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन होता है बच्चों यहाँ पे कि किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को आप अपने पास रख लेते हो, अपने यूज के लिए यूज करते हो, आप उसको दूसरे की परमिशन लिए बिना आप किसी की प्रॉपर्टी को ले रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड द मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन कि आपने दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज कर लिया है। ठीक है यहाँ पे, तो उस चीज के रिगार्डिंग पे कहा गया कि भाई ऐसा क्या हुआ, कैसे क्या उस केस में क्या सजा मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पे आपके 2 सेक्शन आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पे एक हम सेक्शन करेंगे यहाँ पे 403, ठीक है, और एक सेक्शन आपका यहाँ पे आएगा 404। तो मतलब इन दोनों में बच्चों अगर मैं डिफरेंस अगर लूँ ना, एक शॉर्ट में अगर डिफरेंस यहाँ पे लेता हूँ, अगर आपने मिस एप्रोप्रिएशन किया है 403 में जो बताया गया वहां पे, अगर आपने जो मिस एप्रोप्रिएशन किया है, अगर वो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ओनर किया है, मतलब जो उस प्रॉपर्टी का ओनर था वो जिंदा है, जिंदा रहते हुए आपने उसकी प्रॉपर्टी का मिस एप्रोप्रिएशन किया, तो मैं उस केस में बच्चों 403 लगा दूंगा। ठीक है, और अगर आपने मिस एप्रोप्रिएशन किया, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जहाँ पे एक पर्सन मर जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को हत्या लेते हो, आप उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेते हो, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग 404 वहां पे लगाऊंगा कि आपने जो मिस एप्रोप्रिएशन किया है वो आफ्टर द डेथ ऑफ ओनर किया है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी उसको ना देके आपने उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया। तो एक्चुअल में दोनों चीजों के रिगार्डिंग पे बात कर रहा है कि भाई अगर आपने शुरू में किया तो क्या होगा, बाद में करते तो क्या होगा, तो दोनों की रिगार्डिंग अलग अलग पेनल्टी वहां पे बताई गई है यहाँ पे। ठीक है जी यहाँ पे, तो ये 2 सेक्शन हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन से, 403 एंड 404। बट उससे पहले बच्चों हमारे माइंड में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर मिस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, किस तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो अब यहाँ पे, तो सबसे पहले हम सेक्शन कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, 403 हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि 403 में क्या लिखा गया है। ठीक है जी यहाँ पे, तो बच्चों 403 किस चीज के रिगार्डिंग बात करता है, डिसहोनेस्ट। ऑब्वियसली होनेस्टली तरीके से तो काम करोगे नहीं ना, तो डिसहोनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी।
अगर आप डिसहोनेस्ट वे से अगर काम कर रहे हो तो उसको बच्चों यहाँ पे डिफाइन किया गया है 403 में। अब ये डिसहोनेस्ट क्या होता है, मिस एप्रोप्रिएशन कैसे किया, तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है, मैं डायरेक्ट आपको मीनिंग नहीं बताऊंगा, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके रिगार्डिंग, जिससे आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पे वर्ड लिखेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ पर तभी एग्जाम्पल देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी बच्चों। तो ये वर्ड जितने भी याद रखना, जितने हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपको एग्जाम्पल देख के फिर उसका मीनिंग आपको मेन पढ़ना है। डायरेक्ट मीनिंग पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो पहले वाला तो ईजी था इसलिए बता दिया, बट यहाँ से जितने भी टॉपिक हम करेंगे उसका पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ना है, देन आपको उसका मीनिंग पढ़ना है बच्चों यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या कहा कि मान लो बच्चों एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक पर्सन है मिस्टर जेड है और इसके पास एक प्रॉपर्टी है। ये कौन है बच्चों, ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। सिंपल एग्जांपल बच्चों, बहुत सिंपल एग्जांपल लेके चलूंगा। ये एक प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है जी, और बच्चों ये प्रॉपर्टी ना मिस्टर ए के पास आ जाती है। मिस्टर ए ने अपने पोजीशन में प्रॉपर्टी ले ली और मिस्टर ए को ये पता भी है, वो अवेयर है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, मिस्टर जेड की है, फिर भी वो अपने पास रख रहा है उसको। मतलब ये किस चीज से अवेयर है बच्चों यहाँ पे, कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जेड से बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू जेड। उसके बावजूद ये मिस्टर ए क्या करता है बच्चों यहाँ पे, उसको पता होने के बाद, मैं यहाँ पे दो चीज लेता हूं। अगर उसको जब पता था कि मिस्टर जेड की है और अगर वो वापस कर देता है उसको, फिर तो बहुत अच्छा काम किया उसने, ऑनेस्टली काम कर दिया भाई, जिसकी प्रॉपर्टी जिसको दे दी आपने, फिर तो बच्चों आपने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की आपने, कोई थेफ्ट नहीं है वो। लेकिन अगर आप उसको रिटर्न नहीं करते तो आपकी इंटेंशन क्या लग रही है कि भाई आप चाहते हो कि इस प्रॉपर्टी को मैं अपने पास रख लूं। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसको रिटर्न ना करूं, मतलब अल्टीमेटली में कहना क्या चाहते हो यहाँ पे, आप क्या करना चाहते हो, उस प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, किसके लिए, अपने लिए, फॉर ऑन यूज, अपने लिए यूज करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा अपने लिए यूज करना चाहते हो जबकि वो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है ही नहीं, और जबकि आपको पता भी है कि ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे की, आपको पता है साफ साफ, आप ये भी नहीं कह सकते कि आप इनोसेंट हो, आपने इंटेंशनली जानबूझ के काम किया है। तो बच्चों इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि आप डिसऑनेस्टली वैसे काम कर रहे हो। और इस केस में बच्चों यहाँ पे मैं सेक्शन नंबर 403 यहाँ पर एप्लीकेबल कर दूंगा। सिंपल। तो बच्चों क्या किया मैंने यहाँ पे कि भाई आपने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने पास रख लिया, आपको पता भी था ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है और ये भी पता था कि प्रॉपर्टी है किसकी, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसको, आपने उसको प्रॉपर्टी वापस नहीं की। ठीक है जी, यहाँ पे समझ में आया बच्चे यहाँ पे। तो ये था जी एग्जाम्पल नंबर 1 कि जिसमें डिसऑनेस्टली के रिगार्डिंग आपको बताया गया। तो बच्चे एग्जाम में पूरी स्टोरी ऐसी आएगी आपकी, एक पर्सन है, ओनर है, उसने प्रॉपर्टी ले ली, किसी दूसरे ने प्रॉपर्टी ले ली है, उसको पता है, तो बताओ क्या होगा उस केस में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, क्या उसमें आपको यही सेक्शन नंबर 403 लिख के आना है। तो इसलिए मैं बच्चों जितने एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये साथ साथ आप नोटिंग करोगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, आप बच्चों एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर इसका मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हो रहा है बच्चों यहाँ पे। आओ जी सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल इसका क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, तो बहुत इजी एग्जाम्पल है बच्चों, ध्यान सुनना। एक पर्सन है बच्चों ए, एक पर्सन है बच्चों बी, ये दोनों ने बच्चों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त है बच्चों यहाँ पे, ये ए और बी। क्लियर। ए की ना बच्चों यहाँ पे, सॉरी जो बी होता है, बी की बच्चों एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी होती है, और बच्चों जो बी है ना ये अभी आउट ऑफ सिटी गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। तो ए क्या करता है, ए इस लाइब्रेरी में जाता है और यहाँ पे कुछ बुक लेता है बच्चों यहाँ पे, कुछ बुक्स उसने उठाई बच्चों यहाँ पे, और ये कब उठाई है, ऑब्वियस है बी की कंसेंट तो है नहीं अभी, क्योंकि वो तो है ही नहीं, तो विदाउट एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ बी, बी की कंसेंट नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो क्या ये इसने मिस एप्रोप्रिएशन कर दिया, क्या लगता है आपको, अभी तो नहीं किया।
ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने विदाउट एक्सप्रेस कंसेंट किया, हम फिर भी मान लेते हैं कि भाई उसका दोस्त है अच्छा और उसने कंसेंट दे दी होगी, वो कह देगा चल ठीक है तू ही लेके गया था ना, चल ठीक है अलाउड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि उसने अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दे दी है एक तरह से, कि बी की एक इम्प्लाइड कंसेंट यहाँ पर मानी जाएगी। तो मेन कब कब ये माना जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे याद रखना, अभी तक अगर मैं बात करता हूं स्टिल ये चोरी नहीं मानी जाएगी, मैं अभी इसको चोरी नहीं मानूंगा, याद रखना वर्ड, क्योंकि अल्टीमेटली उसने उसकी कंसेंट के बिना लिया, लेकिन अभी चोरी नहीं माना जाए। चोरी कब माना जाएगा, अगर बच्चों ये जो बुक है ना, ए क्या करता है, ए इस बुक को लेने के बाद मिस्टर सी को ये सारी बुक सेल कर देता है, उसने सारी बुक सेल कर दी और सी ने ये पैसा बच्चों ए को दे दिया, उसको मनी दे दी यहाँ पे। अब बताओ क्या उसकी प्रॉपर्टी थी क्या, ये गलत कर दिया ना उसने बच्चों, यहाँ पे यूज करता बाद में वापिस कर देता तो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन उसने जो उसकी ओनरशिप नहीं थी दूसरे की प्रॉपर्टी को, आप दूसरे की बुक्स को लेके आपने इस तरह सेल कर दिया, तो बच्चों मैं इसको जो उसने बुक सेल की है ना, इसी को यहाँ पे क्या कहूंगा कि आपने डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट आपने कर दिया है, डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। और सेम थी बच्चों, ये भी मैं सेक्शन नंबर 403 में आपका एप्लीकेबल कर दूंगा, यहाँ पे पेनल्टी उसकी लगा दूंगा। तो जो सिंपल मीनिंग जो यहाँ पे लिया गया है कि आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी मानकर जानबूझकर, गलती से नहीं जानबूझकर आप उसको मिस एप्रोप्रिएट अगर करते हो ना, तो वहां पर सेक्शन नंबर 403 आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप बच्चों को समझ में आया होगा इसमें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो आओ बच्चों यहाँ पर तो इस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका एक मीनिंग लिखते हैं, जो इसका मीनिंग यहाँ पे बताया गया कि डिसहोनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होगा, तो मतलब मीनिंग बच्चों मैं कौन सा सेक्शन आपको बता रहा हूँ, 403 में जो मीनिंग बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि सेक्शन नंबर 403 में क्या चीज यहाँ पे बताई गई है। तो बच्चों देखो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा, हु एवर कोई भी पर्सन, ठीक है, डिसऑनेस्टली जो डिसऑनेस्ट तरीके से मिस एप्रोप्रिएट करता है, मिस एप्रोप्रिएट्स या कन्वर्ट करता है प्रॉपर्टी को, ठीक है, और कन्वर्ट किस चीज के लिए कन्वर्ट करता है यहाँ पे, टू हिज ओन यूज, अपने फायदे के लिए अपने यूज के लिए करता है। और बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी की बात करूंगा, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इस वाले 403 में जो मैं इमूवेबल की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे यहाँ सिर्फ मैं इमूवेबल की बात कर रहा हूँ, कि जहां पर आप डिसऑनेस्ट तरीके से किसी एक मूवेबल प्रॉपर्टी को या तो मिस एप्रोप्रिएट करते हो या कन्वर्ट कर देते हो अपने यूज के लिए, क्लियर, तो दिस इज कॉल्ड द डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और बच्चों अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पे ऑब्वियस पनिशमेंट तो मिलेगी ना, तो 403 में जो बच्चों पनिशमेंट बताई गई कि आपको जेल हो सकती है, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, आपको जेल हो सकती है, कितनी बच्चों, मैक्सिमम 2 इयर्स तक की जेल हो सकती है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है, और बहुत, दोनों चीजें भी हो सकती हैं, कुछ भी लगा दो, इंप्रीजमेंट लगा देंगे 2 साल तक की, फाइन लगा देंगे, या फिर दोनों चीजें लगा देंगे वहां पे। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड द सेक्शन नंबर 403, जो इसका मीनिंग यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। बट बच्चों मिस एप्रोप्रिएशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस नॉर्मल वे मैंने आपको क्या बताया, आपको सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया बच्चों यहाँ पे, तो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको बच्चों यहाँ पे। तो अभी तो सिंपल बस मीनिंग हमने किया बच्चों यहाँ पे, लेकिन इसके बच्चों कुछ पॉइंट और दिए जाएंगे यहाँ पे, कुछ नोटिंग पॉइंट के रिगार्डिंग और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ और बताई गई है। तो आओ बच्चों यहाँ पे तो इसके रिगार्डिंग कुछ नोट लिखते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग लिखो, इसके नोटिंग पॉइंट कुछ हम बनाएंगे 403 के, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले नोट पॉइंट याद रखना कि जो मिस एप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी है ना, वो एक टाइम के बेस पे चलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आप मतलब कह रहे हो जी मैंने तो कोई मिस एप्रोप्रिएशन किया ही नहीं, तो टाइम टू टाइम यहाँ पे बच्चों देखा जाएगा कि आपने मिस एप्रोप्रिएशन किया है या नहीं किया है। तो बच्चों इसमें फर्स्ट पॉइंट एग्जाम्पल लेके बताऊंगा अभी मैं आपको, पहले नोट कर लो अच्छे से, तो दैट्स कॉल्ड डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली,
आपने जो किया है ना मिस एप्रोप्रिएशन, सिर्फ कुछ टाइम के लिए किया है, क्या वो फिर भी मिस एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? इज ऑल्सो मिस एप्रोप्रिएशन। ये कैसे होगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान सुनना है कि एग्जाम्पल लेता हूँ इसके लिए, जैसे आपको लाइन समझ में आ जाएगी इसमें कहना क्या चाहता हूँ मैं। डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली इज मिस एप्रोप्रिएशन। और बच्चों यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल ध्यान से देखना इसमें। एक पर्सन है बच्चों ए और एक पर्सन है बी, ठीक है? तो बच्चों ए को क्या होता है, ए को ना एक गुड्स मिलता है, फाइंड गुड्स। और साथ में बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान सुनना, जो इसको गुड्स मिला है ना, वो गुड्स किसका है? वो बी का गुड्स है। इस गुड्स की जो ओनरशिप है वो बी की है, और इस बात उसके बारे में ए को पता है, वो अवेयर है। तो आपने नॉर्मली से क्या देखा कि भाई अगर वो बी को वापस कर देता है तो वो फिर मिस ऑनेस्ट नहीं माना जाएगा, वो ठीक है भाई आपने इसको वापस कर दिया। अगर वो अपने पास रखता तो हम कहते भी ये मिस एप्रोप्रिएशन है। तो ए ने, ए कौन हुआ बच्चे? यहाँ पे मैं नाम बोलता हूँ, ए हो गया फाइंडर, जिसको गुड्स मिला है इसको क्या बोलेंगे? फाइंडर, कि इसको गुड्स मिल गया यहाँ पे। अब जो ए क्या सोचता है कि मुझे इसका गुड्स तो वापस करना ही है, क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, कुछ टाइम के बाद कर दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन होता है सी, ये सी क्या करता है, ए को लोन देता है, और ए क्या करता है बच्चों यहाँ पे, यही वाली प्रॉपर्टी इसके पास एज ए सिक्योरिटी रख देता है। एज ए सिक्योरिटी मतलब उसको क्या बोलते हैं, प्लेज, गिरवी रखना। तो उसने यही वाले जो बी के गुड्स थे वो उसने प्लेज कर दिया, और प्लेज कर दिया फॉर एग्जांपल 2 महीने के लिए उसने प्लेज कर दिया, 2 मंथ्स के लिए। क्योंकि बी को क्या पता है, ठीक है जी यहाँ पे, तो उसने 2 महीने के लिए प्लेज कर दिए। अब जो 2 महीने के बाद जो प्लेज कर दिए, आफ्टर 2 मंथ्स उसने लोन पे कर दिया, और 2 महीने के बाद जो 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 गुड्स था वो किसका गुड्स था? बी का, इसको वापस कर दिया। थोड़ी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? कि भाई उसने पहले कोई गुड्स लिया और 2 महीने के लिए सोचा कि भाई बी को वापस तो कर ही दूंगा मैं, बस कुछ थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख लेता हूँ। तो उसने 2 महीने के लिए कोई लोन लिया, गिरवी रखा, फिर बाद में लोन की पेमेंट की, और जो उसको गिरवी से छुड़वाया तो उसका बी को कह रहा है जी ये गुड्स आपका तो मेरे पास रखा हुआ था, ये ले लीजिए। तो मुझे बताओ ये जो उसने 2 महीने के लिए सिर्फ किया है, ये जो 2 महीने वाला जो प्रोसेस ने किया, क्या ये भी मिस एप्रोप्रिएशन में आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे सिर्फ टाइम की बात थी ना, तो उसने कहा कि सिर्फ टाइम की वजह से किया है, तो इसको भी हम क्या ट्रीट करेंगे? डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। ट्रीट एज डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, दिस इज द पॉइंट। हाँ जी, क्लियर पॉइंट यहाँ पे आपको। तो दैट्स अ पॉइंट जो यहाँ पे बताया गया कि इसमें डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन फॉर ए टाइम ओनली का मतलब क्या है, वो उसने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है? यहाँ पे तो याद रखना, तो ये वर्ड जो लिया गया टाइम ओनली, आपने पूरा गुड्स अपने पास नहीं रखा, सब कुछ टाइम के लिए रखा है, तो उसको भी मिस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। दैट्स योर पॉइंट, नोट कर लिया है? डन। सेकंड नोट बच्चों यहाँ पे, सेकंड इसी के साथ है बच्चों, यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया उसी की एक्सप्लेनेशन है। अगर बच्चों जो फाइंडर है वो गुड्स अपने पास रख रहा है, क्यों? क्योंकि अभी ओनर नहीं आया, ओनर आएगा उसको गुड्स वापस कर देगा, फिर मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है वो। तो इसमें सिंपल एक पॉइंट और लिख लेते हो बच्चों यहाँ पे, फाइंडर अगर प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है, पोजेस द प्रॉपर्टी टू, किस वजह से रख रहा है बच्चों यहाँ पे? ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओनर को वापस करने के लिए, कि जब ओनर आएगा तो तब मैं उसको गुड्स वापस कर दूंगा। और उससे कोई, इसने बच्चों टाइम को कोई ऐसे भी नहीं किया उसने कोई लोन ले लिया कुछ भी, सिर्फ उसने अपने पास प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो बच्चों याद रखना, तो उसने साफ साफ कह दिया ये, इसको मिस एप्रोप्रिएशन नहीं कहा जाएगा। नो मिस एप्रोप्रिएशन। दिस इज द सेक्शन नंबर 403 जो बच्चों हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है यहाँ पे। बट इसमें बच्चों एक केस और आपका आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले हम इसको जितना हमने किया है पहले बिना नोट्स में से पढ़ लेते हैं। तो पहले बच्चों हमने क्या क्या किया, सबसे पहले मेरे को एग्जाम्पल बताया, 2 एग्जाम्पल आपने पढ़े इसके अंदर। देन अब जो आपने यहाँ पे इसका मीनिंग पढ़ा कि जहां पे हम डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट करते हैं प्रॉपर्टी को या कन्वर्ट करते हैं ओन यूज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में इम्प्रिजन बता दी गई है, ठीक है। एंड
अगर टाइमली मतलब कह सकते हो कुछ टाइम के लिए आपने किया तो उस केस में उसको डिसऑनेस्ट तो मानेंगे चलेंगे वहां पे, ठीक है यहाँ पे। एंड अगर फाइंड आउट जो गुड्स रखता है ओनर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिस्टोर करवाने के लिए, तो वो मिस एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाएगा, ठीक है जी। बच्चों यहाँ पर चलो जी आओ सेक्शन नंबर 403 जो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो देखो बच्चों लैंग्वेज पढ़ा, मीनिंग इसका दे दिया गया कि इसका मीनिंग क्या दिया गया, whoever dishonestly the misappropriates or the converts to his own use any movable property shall be punished with the imprisonment either the descriptions or a term, कितने साल के लिए हो सकता है उसको, extend to the 2 years और with fine और with both, दोनों चीजें उसको हो सकती है। बच्चों इसके साथ एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो आओ इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ पे जो आपको बताया, ए ने एक मिस्टर जेड है उसकी प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, और गुड फेथ में ली है, बट बिलीव व्हेन ही टेक्स इट कि उसका उसने क्या सोच के लिया, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हिमसेल्फ, मतलब उसने साफ साफ क्या सोच के लिया है कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये जेड की प्रॉपर्टी है, ऐसा सोच के साफ साफ ले रहा है, फिर तो ठीक है, उसने कोई गलत कोई किया। गलत कब होगा, पता चलने के बाद भी डिसऑनेस्ट तरीके से अपने यूज के लिए अगर वो रखता है तो उसको हमने क्या माना था, गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है यहाँ पे, तो हमने गलत माना था यहाँ पे। सेकंड एग्जाम्पल जहाँ पे देख रहे हो लाइब्रेरी वाले मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी यहाँ पे, ए बीइंग इन फ्रेंडली टर्म्स विद द जेड, वो जेड की लाइब्रेरी में जाता है और जेड की एब्सेंस में बुक लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक ले रहा है, अभी तो हम मान के चलेंगे इंप्लाइड कंसेंट होगी उसकी, तो मान के चले ए ने भी कोई थेफ्ट नहीं किया, लेकिन अगर वो बाद में उस बुक को अगर सेल कर देता है, बेच देता है जहाँ पे, सेल द बुक फॉर हिज ओन बेनिफिट, तो नाउ ही इज द गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। तो हम वहाँ पे उसको सेक्शन नंबर 403 वहाँ पे एप्लीकेबल कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हम यहाँ पढ़ते हुए चलेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर सी, ए और बी, और एग्जाम्पल ध्यान सुनो, अब इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको, दो एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए थे, ठीक है। और बच्चों ये सारे एग्जाम्पल जितने में दिए हैं ये आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ए और बी जो है बच्चों यहाँ पे ज्वाइंट ओनर है एक हॉर्स के, ज्वाइंट ओनर है। ए बच्चों हॉर्स ले लेता है बी के पोजीशन से, इंटेंडेड क्या सोच के ले रहा है कि यूज इट, कोई दिक्कत नहीं यूज कर सकता है, वो भी तो ज्वाइंट ओनर था ना, तो डिसऑनेस्टली यूज नहीं माना जाएगा। कब डिसऑनेस्ट माना जाएगा, अगर वो उस हॉर्स को बेच देता है और सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेता है, तो अगर उसको पैसा पे कर देगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो पूरे हॉर्स को बेचने के बाद उसका सारा पैसा अपने पास रख लेता है, तो बच्चों ये यहाँ पर क्या माना जाएगा, ही इज द गिल्टी ऑफ ऑफेंस यहाँ पर माना जाएगा। आई होप बच्चों को समझ आ रहा होगा एग्जाम्पल ये, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आगे क्या एग्जाम्पल आपको बता रखा है, ए क्या करते हो, इसको एक प्रोमिसरी नोट मिला है, प्रोमिसरी नोट लाइक है जैसे चेक होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, इसी तरह का एक प्रोमिसरी नोट भी होता है बच्चों यहाँ पे, रिटर्न में लिखा होता है, जो जेड से है, जेड का है बच्चों यहाँ पे, और उसमें बच्चों ब्लैंक एंडोर्समेंट, ये बच्चों आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा बाद में एक एक्ट सेकंड ग्रुप में, तो वहां पे आप पढ़ोगे एंडोर्समेंट के बारे में। अभी सिंपल याद रखो वहां पे नाम नहीं लिखा हुआ था किसी का, ए को पता है कि किसका है, जेड का था, और वो क्या करता है वहां पे, कोई एक्शन नहीं लेता, मतलब प्लेज फिर भी क्या करता है उसको पता है, फिर भी बैंक में जाके एज ए सिक्योरिटी रख देता है, और क्या सोच के कर रहा है कि बाद में मैं फ्यूचर में जेड को दे दूंगा, अभी टाइम की बात हुई थी ना, टाइम ओनली के लिए, कि वो क्या सोच के कर रहा है कि मैं इस पे लोन ले लेता हूँ, लोन लेके बाद में कुछ टाइम के बाद मैं जेड को वापस कर दूंगा, तो मुझे बताओ क्या उसने ऑफेंस किया है नहीं किया है, दैट्स कॉल्ड तो ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस। यहाँ पे मुझे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर थे 403 के, और इसके साथ मुझे एक नोट मैंने को बताया था, फाइंडर शुड नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि फाइंडर शुड नो कि हु इज द ओनर, उसको पता करने की जरूरत नहीं है कौन ओनर है, ठीक है। इट इज सफिशिएंट इफ एट द टाइम ऑफ अप्रोप्रिएटिंग ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ओन प्रॉपर्टी, मतलब अगर वो ये सोच के रख रहा है ना अपने पास प्रॉपर्टी कि ये मेरी नहीं है किसी दूसरे की अमानत है, बस इतना ही सफिशिएंट है यहाँ पर, अभी ओनर मिला है नहीं मिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे ये सफिशिएंट माना जाएगा कि वो क्या मान के कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी हाँ जी मेरी नहीं है बस, ठीक है। यहाँ पे दैट्स अ पॉइंट। जैसे देखो एग्जाम्पल रखा है, ए एक रुपी फाइंड ए रुपी ऑन द हाई रोड, नॉट नोइंग उसको पता ही नहीं है किसका है, ठीक है, तो वो अपने पास रख लेता है, क्या उसने गलत किया, समझ रहे हो, यहाँ पे पता होने के बाद वापस नहीं करता तो प्रॉब्लम थी, अभी पता नहीं है तो उसने कोई गलत नहीं किया तो वो रख सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बच्चों देखो एक सेम थिंग एग्जांपल है, लेटर एक रोड पे मिला है, बैंक नोट है,
अब जो बैंक नोट है तो बैंक से पता किया जा सकता था कि किसका है ये, अब उसने जान उसके पता किया नहीं, ठीक है, तो ही इज द गिल्टी, गिल्टी यहाँ पे माना जाएगा। तो इस तरह के बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल नहीं कहूंगा, कुछ आप होमवर्क की फॉर्म में भी आप करोगे, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल आपको दे रखे जो आप भी यहाँ पे रीड करोगे। बट मैं बार बार कह रहा हूँ, पे ये जितने मैं एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे जाते हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है बच्चों पे। अब बच्चों यहाँ पे देखो एक केस और यहाँ पे लिया गया, ये नॉर्मल वे से बता दिया बच्चों, तो 403 का मेन आपको जो केस का नाम भी लर्न करना है आपको, दैट्स कॉल्ड यू आर वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। ये केस हुआ था बच्चों पे। अब इस केस में बच्चों क्या हुआ था, इस केस का बच्चों ध्यान सुना, इस केस में क्या किया गया था। 403 बच्चों इसके बाद फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो केस का नाम जो पे ले लेते हैं यू आर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। स्टेट ऑफ झारखंड। तो बच्चों इस केस में तीन पार्टी में लेके चल रहा हूं, एक पार्टी मिस्टर ए, बी एंड सी। ए ने बच्चों सपोज कोई घर बनवाना है तो उसने बी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बी ने आगे फर्दर कॉन्ट्रैक्ट सी को दे दिया कि भी सी इसको बनाएगा। मतलब यहां बच्चों में ए को कौन लेके चल रहा हूं, प्रिंसिपल, कि पैसा इसको मिलना था, किसको दिया उसने, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दिया, और सी को लेके चल रहा हूं बच्चों पे सब कॉन्ट्रैक्टर जिसको एक्चुअल में वो घर बनाना था। तीन पार्टी में ले ली बच्चों पे, प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। अब जो ए ने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट का पैसा था वो ए ने बी को पे कर दिया, मनी पे कर दी, ठीक है जी यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, बी ने आगे सी को पे नहीं की, ए ने बी को पे कर दी बच्चों पे, बट बी ने सी को पे नहीं किया यहाँ पे। अब बताओ बच्चों इस केस में क्या होगा, सब कॉन्ट्रैक्ट को पैसा नहीं मिला, तो सब कॉन्ट्रैक्ट ने क्या किया बच्चों पे, कंप्लेंट कर दी। और कौन से सेक्शन में कंप्लेंट की, इसी सेक्शन में कंप्लेंट कर दी कि सर उन्होंने तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का प्रॉपर्टी कर दिया, क्रिमिनल। क्या लगता है आपको क्रिमिनल हुआ या नहीं हुआ, उनका पैसा नहीं दिया गया है। तो बच्चों इस केस में साफ साफ ये बताया गया था कि भाई ये बस पैसा ही तो लेना है आपको, हाँ, क्राइम कोई कर दिया ये इन्होंने, अभी तो वो ना तो उसकी प्रॉपर्टी ना आपकी प्रॉपर्टी, अभी तो वो पैसा तो अलग से रखा ही हुआ है। क्या तो बच्चों उन्होंने साफ साफ यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा, ये एक क्रिमिनल नेचर का केस नहीं माना जाएगा, ये एक सिविल नेचर का केस है, ठीक है। और कोर्ट ने यहाँ पे इसमें वो साफ साफ में बोल दिया गया, क्या बोला बच्चों कोर्ट ने, कोर्ट हेल्ड दैट इट इज सिविल मैटर नॉट क्रिमिनल मैटर। भाई आप उनको जेल दिलवाना चाहते हो ना, आपको तो सिर्फ पैसा लो, खत्म करो, आप उसको क्रिमिनल मैटर कह के क्यों बचना चाह रहे हो, मतलब उसको बेचारे को सजा क्यों दे रहे हो, पैसे तो रिकवर करने वो करो आप अपना सिविल नेचर की तरह पे, ठीक है यहाँ पे। तो इट इज नॉट ए क्रिमिनल मैटर, तो ये साफ साफ बोल दिया गया था, और इस केस को बच्चों डिसमिस कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ये भी 403 यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस इज द स्टोरी जो यहाँ पे आपको बच्चों बताई गई है कि इसमें क्या चीज़ आपकी फॉलो की गई है। दिस इज द स्टोरी बच्चों यहाँ पे, बच्चों यहाँ पे इजी। तो बच्चों स्टोरी याद रखना कि कैसे यहाँ पे लिया गया है, तो जैसे ये केस आएगा तो पहले क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का मीनिंग बता देना, फिर इस केस में क्या हुआ था वो बता देना, फिर वहाँ पे आपका पूरा आंसर वहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपको वहाँ पर फॉलो करनी है जो यहाँ पे आपको बताई गई है बच्चों, यहाँ पे आपको, ठीक है जी। चलें आगे बच्चों। तो बच्चों हमारा यहाँ पे सेक्शन नंबर 403 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी। आओ अब हम करते हैं बच्चों यहाँ पे सेक्शन नंबर 404। याद है मैंने 403 और 404 में क्या बताया था आपको, मेन डिफरेंस। 403 में आप मान के चलना कि वो लाइफ जिंदा है, वो पर्सन जो ओनर है, और जिंदा रहते हुए आपने उसकी प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट किया था। लेकिन अब कब कर रहे थे आप, उसकी डेथ के बाद, ठीक है। तो बहुत ईजी है बच्चों यहाँ पे। तो आओ सेक्शन नंबर 404 का हेडिंग लिखते हैं बच्चों, पूरा जो हेडिंग इसका दिया गया है बच्चों, सेक्शन 404 में यहाँ पे बताया गया आपको, दैट्स कॉल्ड डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेम लैंग्वेज तो वही ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ साथ में क्या ले रहे हैं यहाँ पे, जो किसके पास थी, पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन,
जिस पर्सन की डेथ हो गई थी उसके पास थी, किस टाइम पर? एट द टाइम ऑफ डेथ। और आप वहां से उसकी वो प्रॉपर्टी लेकर आ गए। गलत किया सही किया? बहुत गलत किया। एट द टाइम ऑफ डेथ आप उसकी जो प्रॉपर्टी उसके पास थी उस पर्सन के पास आप लेकर आ गए। क्लियर? तो बच्चों इस केस में क्या होगा, उन्होंने कहा कि इस केस में कैसे हो। तो बच्चों और एग्जाम्पल लेते हैं। एक पर्सन है बच्चों मिस्टर ए, ठीक है, और ये ओनर है, इसका बहुत सारा सामान था, फर्नीचर है, मोबाइल है, बहुत सारी चीजें थी बच्चों यहाँ पे इसके पास। फर्नीचर है, मनी है, ठीक है जी। अब बच्चों ये जो मिस्टर ए है, अब इसकी डेथ हो गई, डाइट, मर गया बेचारा, डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद मुझे बताओ इसकी जो प्रॉपर्टी बच्चों किसको मिलती है? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलती है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको मिलता है। अभी उसको प्रॉपर्टी गई नहीं, उससे पहले किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया। सही है गलत है? ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड। तो बच्चों यहाँ पे डाइड होने के बाद मैं कब की बात कर रहा हूँ कि बिफोर ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अभी हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की नहीं थी, उससे पहले किसी और ने मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। यहाँ पे ठीक है, एनी वन मिस एप्रोप्रिएट। तो बच्चों बस इसमें और 403 में और 404 में मेन डिफरेंस बच्चों यही है। 403 में वो जब वो जिंदा था उस टाइम पे था, 404 में से उसकी डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी छीन ली है, मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसको क्या माना जाएगा? डिसऑनेस्ट माना जाएगा, और इस केस में हम सेक्शन नंबर 404 आपका एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे कि मिस एप्रोप्रिएशन कहाँ पे यूज होता है आपका? कि उसकी डेथ के बाद अगर आप ऐसा करते हो तो। ठीक है जी। यहाँ पे तो बच्चों यहाँ पर इसका एक जो मीनिंग यहाँ पर दिया गया है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी ली जाएंगी। व्हाट इज द मीनिंग? तो अब बच्चों इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। अगर आपका 403 इतना डिटेल में था तो 404 तो कुछ है ही नहीं बच्चों। ठीक है, दोनों के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे काम करेगा। तो आओ बच्चों इसका एक मीनिंग देखते हैं यहाँ पे कि इसका डिसऑनेस्ट का यहाँ पे 404 में मीनिंग क्या दे रखा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा इफ एनी पर्सन, if any person dishonestly misappropriate property of deceased person। अब आपको एक एक वर्ड यहाँ पे समझा रहा होगा जहाँ पे किसी भी पर्सन ने डिसऑनेस्ट तरीके से मिस एप्रोप्रिएट कर लिया है, लेकिन किसकी प्रॉपर्टी को किया है? डिसीज पर्सन की किया है। कौन सी प्रॉपर्टी को? विच सच डिसीज्ड पर्सन वाज पोजेसिंग। उस प्रॉपर्टी को उसने पोजेस किया हुआ था, होल्ड किया हुआ था। कब? एट द टाइम ऑफ डेथ। एट द टाइम ऑफ डेथ, दैट्स अ पॉइंट। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनेस्ट। तो आपको जो मीनिंग कहाँ पे दिया गया है, ये सेक्शन नंबर 404 में आपको यहाँ पे मीनिंग बताया गया कि इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो जो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया कि इसमें क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पर कवर की गई है उसके बारे में आपको बताया गया। तो वैसे बच्चों इस केस में अब पनिशमेंट भी मिलेगी उसको। जैसे याद है वहाँ पे आपको पनिशमेंट बताई गई थी अभी कि अगर वो एट द टाइम लिविंग अगर करता है तो क्या क्या पनिशमेंट थी वहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो पनिशमेंट उन्होंने बताई कि डिपेंड करेगा कि पर्सन कौन था। ये कहते हैं ना कि अगर कोई घर का बंदा करता है तो लगता है कि भाई ये तो इसी ताक में बैठा हुआ था कि कब ये मरेगा और कब मैं इसका सामान लेके जाऊंगा। तो क्या लगता है, घर के बंदे ने अगर ऐसा किया होगा उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए या फिर अननोन वाले को ज्यादा मिलनी चाहिए? ठीक है जी। तो कहते हैं ना वो घर का भेदी, तो वो बच्चों उस केस में यहाँ पे दो तरह से डिवाइड किया गया। उन्होंने कहा कि जो जिसने किया है अगर वो ऑफेंडर, ऑफेंडर कह सकते हो, एक्यूज भी कह सकते हो वहां पे आप, अगर वो ऑफेंडर बच्चों अननोन है, मतलब वो कोई जान पहचान का बंदा नहीं था वो डिसीज पर्सन का, अननोन टू द डिसीज पर्सन, ये द ऑफेंडर इज अननोन। या फिर हो सकता है बच्चों पे इन्होंने दूसरी कैटेगरी क्या ली है, अगर वो ऑफेंडर जो है इज आइदर द क्लर्क
और एम्प्लॉई, वो एम्प्लॉई है, इसका एम्प्लॉई था, डिसीज्ड पर्सन का एम्प्लॉई था। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो इस केस में बच्चों साफ साफ कह दिया गया भाई कलर को एम्प्लॉय ऐसा सोचेंगे तो भाई आप तो बहुत पहले से सोच के चल रहे होगे कि कब बॉस मरेगा, कब उसकी प्रॉपर्टी मैं छीन लूंगा, तो आप पहले से सोच के चल रहे होगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई इन दोनों केस में ना पेनल्टी अलग अलग मिलेगी आपको। अगर वो अननोन पर्सन है एक तरह से, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई इस केस में जो इम्प्रिजमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजमेंट जो होगी मैक्सिमम 3 साल की, कम भी हो सकती है बट ज्यादा 3 साल की होगी। और बच्चों देखो वर्ड क्या लिया गया, और वर्ड नहीं लिया गया, एंड फाइन भी लगेगा। तो मतलब यहाँ कह सकता हूँ जेल कंपलसरी है यहाँ पर, प्लस वर्ड लिया गया, एंड वर्ड लिया गया, यहाँ पे और वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे इम्प्रिजमेंट विद फाइन दोनों चीजें आपके ऊपर लगेंगी, यहाँ पे आपको बताया गया बच्चों पे। ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चों ऑफेंडर कलर के एम्प्लॉई है तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भी इस केस में जो इम्प्रिजमेंट होगी 3 साल नहीं, यहाँ ज्यादा रखी गई बच्चों पे, 7 साल की जेल रखी गई है यहाँ पे, एंड विद फाइन, विद फाइन। तो बच्चों याद रखना है जो बताया गया है कि किस केस में क्या क्या इम्प्रिजमेंट होगी। अगर वो डेथ के बाद डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को अगर पोजेस करता है तो उसको कैसे यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको बताया गया। तो 3 साल और 7 साल जो उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों फॉलो करना है, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, आई होप बच्चों को समझ आया होगा इसमें क्या क्या चीजें हमने 404 में की है। तो बच्चों 404 में बस इतना ही आपको दे रखा है, मीनिंग और पनिशमेंट, दैट्स अ पॉइंट। तो आप बच्चों पढ़ते इसको, नोट्स में, नोट्स में क्या लिखा गया है आपका 404 के रिगार्डिंग क्या लिखा गया है। तो देखो बच्चों बस इतना ही आपको दे रखा है, आओ पढ़ते हैं यहाँ पे। तो बच्चों देखो लैंग्वेज क्या दी गई, हु एवर डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज द प्रॉपर्टी, और वो जानता है नोइंग दैट कि वो प्रॉपर्टी वाज इन द पोजीशन, किसके पोजीशन में थी, डिसीज पर्सन के पोजीशन में थी, एट द टाइम ऑफ दैट पर्सन डेथ, एंड हैज नॉट सिंस बीन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन लीगली एंटाइटल्ड। मतलब अभी किसके पास नहीं आई थी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास भी नहीं आई थी, जो उसको लीगल टाइटल जिसको मिलना चाहिए था उसके पास भी नहीं आई थी। तो सेल बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट कितना, 3 इयर्स, एंड साथ में फाइन भी लगेगा। लेकिन अगर जो ऑफेंडर है एट द टाइम ऑफ पर्सन डेथ वो कौन था, वाज एम्प्लॉयड हिम एज ए क्लर्क और एज ए सर्वेंट, तो इम्प्रिजमेंट कितनी हो जाएगी, 3 साल की जगह पर 7 साल की। ठीक है यहाँ पे। तो बच्चों दिस इज अ पॉइंट। तो बच्चों ये आपके एग्जाम में जो लिखोगे ना तो उसका मीनिंग और पनिशमेंट दोनों तरीके से इसको कवर करोगे, जो आपको यहाँ पे बताया गया है बच्चों यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे। एंड देन इसका जो बच्चों एग्जाम्पल था वो मैंने आपको बता दिया, फर्नीचर मनी जो भी था उसके अकॉर्डिंग हमने फॉलो कर लिया जो यहाँ पे आपको बताया गया। तो बच्चों एग्जाम में जब ये आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 403 एप्लीकेबल होगा या 404 एप्लीकेबल होगा। तो उसका एक बेटर तरीका मैंने आपको बता दिया, वही चीज आपको यहाँ पर फॉलो आपको करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जो सेकंड मैंने लिखवाया था आपको, ये एक एक चीज की नोटिंग करते हुए चलना, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लो बच्चों यहाँ पे आउट ऑफ 7 टॉपिक 2 टॉपिक और आपके हो गए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, डिसऑनेस्ट कुछ टॉपिक और भी करेंगे। ठीक है, जिससे आपको टॉपिक धीरे धीरे काउंटिंग आपका होता चला जाएगा। बट बच्चों एक एक चीज आपको यहाँ पे अच्छे से करनी है, जो चीज मैंने आपको बताई है, एक एक एग्जाम्पल आपको फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम में सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। ठीक है बच्चों यहाँ पे। तो इतना ही आज की क्लास में बच्चों, इतना ही आपको करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।